के साथ, जहां प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर इस वक्त हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की डेलीगेशन स्तर की बातचीत बस थोड़ी देर में अब शुरू होने वाली है। इधर भारत रूस के बीच 22वीं सालाना मीटिंग में दोनों देशों के टॉप डिप्लोमेट्स शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में ऊर्जा आपूर्ति, फर्टिलाइजर, क्षेत्रीय शांति और परमाणु ऊर्जा पर बातचीत संभव है। इसके अलावा व्यापार पर भी बातचीत होगी। मुंबई को मॉस्को और चेन्नई को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होने जा रही है। भारत और रूस में कई डिफेंस समझौते भी हो सकते हैं। वहीं इससे पहले कल पुतिन और मोदी डिनर पर मिले थे। दोनों के बीच की केमिस्ट्री जबरदस्त दिखी। वहीं डिनर डिप्लोमेसी का असर भी तुरंत दिखा। रूस में जो भारतीय यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उनको भारत भेजने पर पुतिन राजी हो गए हैं। इससे एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो आज प्रधानमंत्री के रूस दौरे का दूसरा दिन है। आज वो क्रेमलिन में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री मोदी ने रूस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि वो भारत की मिट्टी की महक लेकर आए हैं। अपने संबोधन में उन्होंने भारत रूस के मजबूत रिश्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रूस का नाम आते ही हमारे मन में आता है सुख दुख का साथी। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से दोनों देशों की दोस्ती मजबूत हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय पर हर घर में सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी गाना गाया जाता था। ये गाना भले ही पुराना हो गया है, लेकिन संभावनाएं आज भी एवरग्रीन है। गाना तो यहाँ के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। तो रूस के इस दौरे पर और क्या कुछ खास हो रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच देखिए, ये जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही, तो भारत और रूस के बीच जिस द्विपक्षीय वार्ता का हमने जिक्र किया था आपसे, शुरू होने वाली, उसके फॉर्मल फुटेजेस अब आ रहे हैं वहां से। और ये 22वीं सालाना मीटिंग है दोनों देशों के बीच में, जो कि टॉप डिप्लोमेट्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं, भारत और रूस के। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन साहब तो बात कर रहे हैं इस बैठक में ऊर्जा आपूर्ति, फर्टिलाइजर, क्षेत्रीय शांति, परमाणु ऊर्जा, इन तमाम टॉपिक्स पर बातचीत होगी। इसके अलावा व्यापार के लिए भी दोनों देशों के बीच में सहयोग को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर बातचीत होगी। मुंबई में मॉस्को और चेन्नई को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने पर भी यहां पर बात आगे बढ़ सकती है। कई डिफेंस समझौते हो सकते हैं, कई अहम डिफेंस समझौते हो सकते हैं। कुछ फाइटर जेट्स की भी बात चल रही थी कि क्या भारत खरीदेगा यहां पर रूस से। तो ये तमाम वो बातें हैं जो दोनों देशों के बीच में डायलॉग्स यहां पर होता हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें रूस से आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर डेलीगेशन ये चर्चा की शुरुआत होने जा रही है। हमारे सहयोगी सिद्धांत मिश्रा हमें और जानकारी दे रहे हैं रूस से। प्रधानमंत्री मोदी जो रोसएटम एक कंपनी है, स्टेट कॉरपोरेशन है रशिया का, उस कंपनी के एग्जीबिशन, जो परमानेंट एग्जीबिशन उस कंपनी की 7th फ्लोर के उनके हेडक्वार्टर्स में लगी रहती है, उसको विजिट करने गए हैं। यहाँ पर वो राष्ट्रपति पुतिन ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन उनको ट्योर दे रहे हैं एग्जीबिशन सेंटर का। इस एग्जीबिशन सेंटर में किस तरह रशिया ने साल दर साल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और कैसे रशिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिजली बनाता
बनाते हैं और जितने पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है रशिया। इस एग्जीबिशन में ये तमाम इस प्रकार की ब्रीफिंग प्रधानमंत्री मोदी को दी जा रही है और टूर किया कर रहे हैं प्रधानमंत्री एग्जीबिशन का। उनके साथ प्रेसिडेंट पुतिन भी मौजूद हैं। इसके बाद एक बायलैटरल मीटिंग होनी है दोनों देशों के बीच में, प्रधानमंत्री पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में, जिसमें कई फोकस एरिया हैं जो इंडिया की तरफ से हाईलाइट किए जाएंगे, जिनको उठाया जाएगा। सबसे पहले तो मुद्दा है पेमेंट सेटलमेंट का, क्योंकि उसको लेके अभी भी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि अच्छा पेमेंट जो मॉडल है वो नहीं दोनों देश बैठा पाए हैं, और जिसकी वजह से बहुत कंपनियां निवेश नहीं कर पा रही हैं एक दूसरे के देशों में। तो वो एक प्रायोरिटी रहेगा। रुपे कार्ड का इनिशिएटिव भी लिया जा सकता है, जिसमें हो सकता है कि कोई ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया जाए कि इंडियंस अपनी ही करेंसी में रशिया में पेमेंट कर सकें और इंडिया में उसी तौर से पेमेंट कर सकें। जिसके बाद और भी ये बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन जो होगा उसमें हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ नई यूनिट्स अनाउंस की जा सकती हैं। रॉस एटम कुछ नई यूनिट्स को बनाएगा भारत में। इसको लेके एक संधि जो है वो हो सकती है दोनों देशों के बीच में। ये एक जो है इम्पॉर्टेंट आउटकम हो सकता है इस विजिट का। साथ ही साथ जो इंडिया का एम्बिशियस ट्रेड रूट है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर सकता है आउटकम का। इंडिया नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और व्लादिवोस्टॉक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर, ये दो कॉरिडोर जो रूट्स हैं ये डेवलप करना चाह रहा है। 2000 के करीब ये संधि नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर के लिए हुई थी, और व्लादिवोस्टॉक और चेन्नई कॉरिडोर को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट 2019 में साइन हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया गए थे। इनफैक्ट आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब इंडियन डायस्पोरा से बात करे तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके भी हम देख सकते हैं कि कुछ आउटकम या कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस कर दिया है कि रशिया के 2 और इलाकों में भारतीय काउंसलेट खोली जाएगी। अभी 2 काउंसलेट ऑलरेडी है, व्लादिवोस्टॉक और सेंट पीटर्सबर्ग में इंडिया की, और 2 काउंसलेट का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। ये बहुत ऐतिहासिक विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की हर लिहाज से, और खासतौर पर वेस्ट की इस पर नजर बनी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से हाथ मिलाया, उनको गले लगाए, ये वेस्ट को नागवार गुजरा है। पर इंडिया ने अपनी पोजीशन साफ कर दी है युद्ध पे, और साथ ही ये विजिट एक और ऐसे टाइम पे आ रही है जब नेटो के जो लीडर्स हैं वो वॉशिंगटन में मिल रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन को कॉर्नर करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन से मिलते हैं तो एक बड़ा संदेश विश्व को जा रहा है। चलिए, तो ये पूरा डिटेल कि क्या होने जा रहा है दोनों देशों के बीच बातचीत के स्तर पर, ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, वो द्विपक्षीय बातचीत जिसमें तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा और कुछ अहम डील्स पर बात हो सकती है। चलिए, ये प्रधानमंत्री के रूस दौरे का अपडेट हुआ, लेकिन आप बाजार का अपडेट आपको देते हैं। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और बाजार में फिर एक बार जोरदार तेजी का आलम रहा। एक बार फिर सेंसेक्स निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर बनाकर बंद हुए हैं। इंट्राडे में सेंसेक्स ने 80,397 तो निफ्टी ने 24,443 का रिकॉर्ड बनाया। आज के बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी रौनक लौटती हुई दिखाई दी। डिटेल्स और लेंगे, हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, एक दिन की सुस्ती जरूर रही कल बाजार में, लेकिन फिर वापस उसी मूड उसी रंग में दिखाई दे रहा है। तो नए रिकॉर्ड स्तरों पर भारतीय बाजार फिर से आज पहुंचे 24,400 के ऊपर। निफ्टी ने अपनी तेजी दिखाई और इस तेजी के पीछे आज के जो ड्राइवर थे वो था मारुति और ऑटो सेल्स के, ऑटो के तमाम स्टॉक और साथ साथ एफएमसीजी के स्टॉक्स जहां पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो इन दोनों के दम पे बाजार में खरीदारी रही, प्लस कुछ हद तक हैवी वेट की तरह सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा, और सेलेक्टिव पीएसयू बैंक्स के अंदर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली जिसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहा था। निफ्टी बैंक भी एक अच्छी तेजी के साथ या बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन पूरा का पूरा दारोमदार आज ऑटो और एफएमसीजी स्पेस के ऊपर, जिसके दम पे मार्केट्स में एक बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। बड़े दिन मार्केट्स के लिए। तो सुमित, आज एक्शन कहां, कौन हरे निशान में और क्या कोई लाल में भी था? देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डालिए तो आज मारुति था। आज 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप मारुति के स्टॉक में पार हुई और करीब 6.5% का उछाल रहा। डीवी स्लैब 2% ऊपर, एमएनएम 2.5% तेजी यहाँ पर, और टाइटन 2% का उछाल देखने को मिला। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में रिलायंस प्रॉफिट टेकिंग में, टाटा कंज्यूमर 1% नीचे, बजाज फाइनेंस 0.5%, ओएनजीसी 0.5% बिकवाली यहाँ देखने को मिली। मिड कैप में ग्लैंड फार्मा 8% ऊपर रहा, यूनियन बैंक 5% ऊपर।
टोरेंट फार्मा 3% ऊपर, अपोलो टायर्स करीब 3% तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप पे गिरने वाले शेयरों में आरवीएनएल का नाम था, प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए। आज जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2.5% नीचे, पेटीएम 2.5% नीचे और बंधन बैंक 2% बिकवाली यहां देखने को मिली। एफ&ओ में टॉप गिरने में रहा मारुति 7%, बॉश 3.5%, अपोलो टायर्स करीब 3% और इंडिया मार्ट 2.5% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। एफ&ओ में गिरने वाले शेयरों में चंबल फर्टिलाइजर 4% नीचे, आरबीएल बैंक 3%, एमसीएक्स करीब 2% नीचे और बंधन बैंक करीब 2% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। 23 जुलाई को देश का बजट पेश होगा, तो बाजार को बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर सीएनबीसी आवाज ने वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मशी से बातचीत की। रवि धर्मशी के अनुसार बजट से पॉजिटिव फैसले सामने आ सकते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार की कैपेक्स से जुड़ी कंपनियों से भी सतर्क रहने की सलाह दी है। रोज सुन रहे हैं कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिर जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई भी जगह पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और मार्केट छोड़ के भाग जाना चाहिए। सो पहला अप्रोच तो ये रहना चाहिए कि आप इक्विटीज में इन्वेस्टेड रहिए। दूसरा, कौन से सेक्टर्स की तरफ जाना है, कौन से स्टॉक्स की तरफ जाना है, यस दैट इज समथिंग दैट वी कैन कीप रीवैल्यूएटिंग। तो हमारा ये मानना है कि जो स्टॉक्स, जो कंपनियां ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स से ओरिएंटेड है, वहां पर हमें थोड़ा सा अभी कॉशियस हो जाना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर मैं दो सेक्टर की बात करूं तो रेलवे और डिफेंस, बिकॉज ये एक्चुअली पूरे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कैपेक्स पर डिपेंड करते हैं। जी, तो भारत में जॉब्स डेटा को लेकर जंग छिड़ी हुई है। हाल ही में सिटी ग्रुप ने एक रिपोर्ट में भारत में नौकरियों को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद सरकार और आरबीआई ने नौकरियों के आंकड़े पेश कर दिए, जो ये दिखाते हैं कि देश में हर साल करोड़ों नौकरियां मिल रही हैं। तो भारत में क्या है नौकरियों का सच, क्यों मचा है इस पर इतना घमासान, और सरकार को नौकरियों के मौकों को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी एक बड़ी और डिटेल्ड चर्चा। नौकरियों की कमी नहीं, आज का आवाज अड्डा। और अब कुछ बजट से जुड़ी हुई खबरें। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सड़क, हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जारी रह सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस सेक्टर में 5 से 10% तक बजट का आवंटन बढ़ सकता है। पूरी खबर जानने के लिए बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, इंफ्रा पर ऑलरेडी सरकार का काफी फोकस है, इस बार कितना और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? दरअसल बजट में क्या है कि सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी रहती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर सरकार क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि इसका असर अलग अलग सेक्टर पे पड़ता है। तो जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इंफ्रा पर सरकार का फोकस जारी रहेगा और इस बार इसका दायरा काफी बड़ा होगा। गांव की सड़कों से लेकर के छोटे मझोले सड़कों से लेकर के हाईवे तक सरकार यहां पर फोकस करने वाली है। एक एक करके बताऊं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार किया जाएगा। सिर्फ गांव तक सड़कें नहीं पहुंचाई जाएंगी, बल्कि गांवों से लेकर के जो शिक्षण संस्थान है, हॉस्पिटल है, बाजार है, वहां तक कनेक्टिविटी बेहतर हो, इस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे, जो बड़े बड़े शहरों में तो आपने रिंग रोड देखे होंगे, लेकिन अब मझोले शहरों में जहां ट्रैफिक जाम की समस्या काफी ज्यादा होती है, वहां भी रिंग रोड का विस्तार करने पर जोर दिया जाएगा। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा नजर रहती है, वो हाईवे सेक्टर का क्या होगा। तो हाईवे सेक्टर पर भी सरकार का फोकस रहेगा और 15,000 किलोमीटर चालू कारोबारी साल में हाईवे बनाया जाए, इसका लक्ष्य का ऐलान सरकार यहाँ पे कर सकती है। ये बिल्कुल एक्सेस कंट्रोल हाईवे रहेगा, जहाँ पे टोल रहेंगे, बाकी चीज़ें रहेंगी। तो इस हाईवे का ऐलान किया जा सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ये रहता है कि सरकार खर्च कितना करेगी। तो खर्च के लिहाज से 5 से 10% की बढ़ोतरी की जा सकती है पिछले कारोबारी साल के मुकाबले। अंतरिम बजट में सरकार ने 2,78,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जो मोटा मोटी उतना ही था जितना पहले था। लेकिन इस बार अंतिम बजट में सरकार इस पे आवंटन बढ़ा सकती है 5 से 10%। लेकिन सबसे खास बात कि निजी निवेश को बढ़ावा देने पर काफी ज्यादा जोर होगा। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT मॉडल पर काफी ज्यादा जोर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का ध्यान तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही निजी निवेश आकर्षित करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं इस बजट में। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। इधर बजट आने में अब चंद दिन ही बचे हैं, ऐसे में ब्रोकरेज हाउसेस भी बजट विश लिस्ट अपनी सामने रख रहे हैं। इस बजट से क्या चाहती है जेफरीज,
ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यतिन मोहता। यतिन, तो जेफरीज की क्या उम्मीदें हैं बजट से? बिग बजट ब्रोकरेज रिपोर्ट में आज जेफरीज का जो व्यू है वो जान लेते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि 3 बड़े राज्यों के जो चुनाव हैं बहुत नज़दीक हैं, महाराष्ट्र, यूपी और झारखंड। कहीं ना कहीं बाजार को लगता है कि पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है। जेफरीज को लगता है अगर पॉपुलिस्ट बजट आया तो शायद बाजार को एक करेक्शन का मौका आता हुआ नज़र पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें या मैथ्स की बात करें तो एक रियलिस्टिक अप्रोच ये है, क्योंकि आरबीआई से एक बड़ा डिविडेंड आया है गवर्नमेंट को और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस और जीएसटी कलेक्शंस काफ़ी शानदार रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके कारण बाजार ये मान के चल रहा है कि 0.5% फिस्कल डेफिसिट का लीवे जो है वो भारत सरकार के पास अभी मौजूद है। तो वो 0.5% फिस्कल डेफिसिट के साथ वो अप एंड डाउन कर सकते हैं, क्योंकि उतना वो कुशन है और वो कुशन के अंदर काफ़ी सारे वेलफेयर स्कीम सरकार इंप्लीमेंट कर सकती है, ऐसा जेफरीज का मानना है। जहाँ तक कि एक्सपेक्टेशन का सवाल है, टैक्स कलेक्शंस काफ़ी रोबस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को राहत देने के लिए एफएम साहिबा जो है कट कर सकते हैं इनकम टैक्स रेट्स या स्लैब्स को रिवाइज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, अगर वो कट हो जाता है, अगर ये मान लें, तो कंज्यूमर सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, जहां जोमेटो, नायका, ट्रेंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि उसके अंदर एक रिटेल कारोबार है, क्रॉम्पटन और हैवेल्स जैसे काउंटर्स पे खास तवज्जो वो देते हैं। ये वो टॉप पिक्स हैं जो उनको लगता है रिएक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली अगर इनकम टैक्स में किसी प्रकार की छूट दी जाती है तो। इसके अलावा जेफरीज का मानना यह है कि जो CLSS स्कीम है, जहां अर्बन हाउसिंग को इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, अफोर्डेबल हाउसिंग को एक फर्दर इम्पेटस मिलता है, तो ये स्कीम को शायद इस टाइम फिर से एक बार रिवाइव किया जाए। इसीलिए आवास, होम फर्स्ट जैसे फाइनेंसर्स और लोधा सनटेक जैसी रियल एस्टेट कंपनी उनको पसंद आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम वेलफेयर स्कीम्स की इन जनरल बात करें तो रूरल कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल मॉनसून और जो वेलफेयर स्कीम्स का बोनस है वो कहीं ना कहीं रूरल इंडिया को पसंद आएगा। इसीलिए TVS, हीरो मोटो, M&M, HUL जैसे काउंटर्स पे ध्यान दिया जा सकता है। तो ओवरऑल जेफरीज को लगता है कि कंजम्पशन और टैक्स के अंदर कटौती ये एक बड़ी थीम हो सकती है जो भारत सरकार इस टाइम के बजट पे फोकस करेगी। आ रहा है मोदी 3.0 का पहला बजट। विकसित और समृद्ध भारत का पूरा हो संकल्प। महंगाई घटे, ग्रोथ बढ़े, रिफॉर्म पर हो जोर, क्योंकि ये मार्केट मांगे मोड़। इंडस्ट्री को बूस्टर का इंतजार, यूथ का ख्वाब पास फॉर जॉब। इंफ्रा, एजुकेशन और हेल्थ पर भी खर्च बढ़ाने की दरकार। देश के ख्वाबों को कैसे पूरा करेगी सरकार? निर्मला सीतारामन का बिग बजट। CNBC आवाज पर अनुभवी पैनल बताएगा इस बजट का आपकी लाइफ पर क्या होगा असर। बड़ी उम्मीदों का बड़ा बजट, लेकिन मेरे साथ सपने होंगे सच, सिर्फ CNBC आवाज पर। कोरोना काल के दौरान प्रभावित एयर पैसेंजर्स को बुकिंग अमाउंट वापस मिलेगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कैंसिल हुई फ्लाइट्स के लिए यात्रा पोर्टल को ग्राहकों का पैसा वापस करने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर और ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलेंगे अपने सहयोगी असीम मनचंदा के पास। तो असीम, ये बड़ी खबर, काफ़ी लोगों का पैसा उस वक्त अटका था जो आज तक नहीं मिल पाया। अब कितने पैसेंजर्स को बुकिंग अमाउंट वापस मिलेगा और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। जिन भी यात्रियों ने यहाँ पर बुकिंग किया हुआ था उनका पैसा अटक गया था। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस और पोर्टल सबको निर्देश दिए थे कि जिन भी यात्रियों को आपको पैसा वापस देना उनको तुरंत रिफंड कीजिए। कईयों ने पहले रिफंड कर दिया था, लेकिन कईयों का रिफंड अभी तक अटका हुआ है। अगर मैं यात्रा पोर्टल की बात करूं तो करीब 26 करोड़ का रिफंड यात्रियों का वहां पर अटका हुआ था। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के निर्देश के बाद यात्रा ऑनलाइन पोर्टल ने रिफंड करने की शुरुआत कर दी। अब तक 23 करोड़ रुपए का रिफंड ऑलरेडी किया जा चुका है, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए का रिफंड अभी भी अटका हुआ है। सीसीपी ने दोबारा से यात्रा ऑनलाइन पोर्टल को निर्देश दिए कि आप जिन भी यात्रियों का रिफंड अटका हुआ है उसको जल्दी से जल्दी आप वापस कर दीजिए। इतना ही नहीं, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के साथ मिलकर के एक पार्टनरशिप कीजिए और वहां पर आप अपने 5 एम्प्लॉइज रखिए जो कि आपके आने वाली शिकायतों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो अब जितने भी लोगों का पैसा उस बुकिंग के दौरान अटका हुआ उनको जल्दी ही रिफंड मिल सकता है। जी चलिए, तो अच्छी खबर है यात्रियों के लिए। और इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें।
अच्छा, कुछ और खबरें खासतौर पे मानसून से जुड़ी हुई। भारत में कई राज्यों में मानसून सक्रिय हो चुका है और झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। कई जगह भारी बारिश ने मुसीबत को भी न्योता दे दिया है। पूर्वी उत्तर राज्यों में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। असम में पिछले 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 72 हो चुकी है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। जोशीमठ में जमीन खिसकने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर है। नदियों में उफान से हजारों लोग परेशान हैं। बिहार के सुपौल में कोसी नदी उफान पर है। पानी के बढ़ते स्तर के चलते आसपास के इलाकों से लोग पलायन को मजबूर हैं। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति है। मुंबई में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था। मध्य प्रदेश में भी बारिश और जलभराव से लोग परेशान नजर आए हैं। देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 12 जुलाई को अनंत और राधिका शादी के बंधन में बन जाएंगे। अंबानी परिवार में ये शादी हो रही है। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मशहूर शख्सियतें मुंबई पहुंच चुकी हैं। शादी से पहले होने वाली रस्में भी जारी हैं। सोमवार को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हल्दी मेहंदी सेरेमनी हुई, जिसमें सलमान खान, सारा अली खान, जानवी कपूर से लेकर अनन्या पांडे, रणवीर सिंह समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने शिरकत की। ये तस्वीरें उसी सेरेमनी की आपके लिए। और बात कंज्यूमर अड्डा की। क्या आप फूड पैकेट पर दिए गए लेबल्स पढ़ते हैं? ये पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि पैकेट पर असली जानकारी बहुत छोटे अक्षरों में दी जाती है। मसलन उसके अंदर कितनी चीनी है, कितना फैट है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन अब फसाई सामग्री की जानकारी बोल्ड लेटर्स में देने के नियम बनाने जा रहा है। क्या होंगे इसके फायदे जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। पैकेट वाला खाना, अब सब होगा बताना। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सभी ताज़ा और अपडेटेड खबरें देख सकते हैं, बस एक क्लिक पर। नमस्कार।